हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो लॉन्च होते थे 12.7 इयर्स हो चुके हैं, तो काफी पुराना फंड है। जैसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.7 इयर्स में तो 19.17% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का आप रिटर्न देखिए 12.7 इयर्स में तो 20.05% तक का रिटर्न है। मतलब देखा जाए तो कैटेगरी को 1% से बीट कर रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो देखा जाए, मैं आपको बताऊं तो ये लगभग बराबर का ही रिटर्न दे रहा है कैटेगरी का। आप मान सकते हैं थोड़ा एक मार्जिन से बीट कर रहा है। तो बीट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे हाई लेवल अच्छा खासा मतलब रिटर्न नहीं बोलूंगा। कैटेगरी से थोड़ा सा कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो जो होता है ना, उसी से आपको पता चलता है कि मतलब ये जो रिटर्न है बेसिकली कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो रिस्क कितना ले रहा है। अगर रिस्क कम लेके आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि मतलब अगर मान लीजिए अपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता हर महीने कंटिन्यूसली 10 साल तक इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 3.88 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है, वो भी 10 साल में। तो देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत। लेकिन इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 साल में 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख मतलब 1.2 लाख रुपीज आपका डिपॉजिट होता, 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जब आपका पैसा 10 साल में डबल भी नहीं हुआ है। गोल्ड में भले ही पैसा आपका बढ़ रहा है लेकिन इतना तेजी से नहीं बढ़ता। अगर आप ऑल टाइम में देखा जाए एवरेज आउट करेंगे रिटर्न को, तो उस मामले में थोड़ा सा यहाँ पे मार खा जाता है गोल्ड। लेकिन फिर भी बेटर देन एफडी रिटर्न देता है, क्योंकि आप नीचे जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एफडी में अगर मान लीजिए अपने 1.2 लाख रुपीज डिपॉजिट किया होता, मतलब हर महीने 1,000 रुपए एसआईपी किया होता एफडी में, तो कैसे अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे कि यहाँ पे जो पैसा है आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और एफडी में एक जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, भले ही गोल्ड में करे भले ही इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में करे। देखिए गोल्ड थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है, थोड़ा बेटर देन एफडी रिटर्न मिल जाता है इसलिए। अब यहाँ पे आप रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन को कंपेयर करके मैंने लास्ट के 3 साल का रिस्क रिटर्न रेशियो निकाल रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर बेसिकली यूज कर रखा है, एक बीटा स्टैंडर्ड डिवीएशन। बीटा बेसिकली क्या होता है आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन आपका बताता है एवरेज, जैसे मान लीजिए रेंज आपका एक एवरेज रिटर्न होता है। मतलब मान लीजिए आपका एक रिटर्न है 10%, तो 10% से कितना प्लस और 10% से कितना माइनस, उसके बीच में एक रेंज बन जाती है, उसी के बीच में आपको एक रिटर्न मिलता है हर साल, वो एक आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन बताता है। तो ये दोनों अगर कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है, तो कैटेगरी से कम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बीटा का अगर आप देखा जाए तो 0.83 है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, और कैटेगरी का देखा जाए 0.83 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का जो है बराबर ही है। तो यहाँ पे रिस्क जो है आपको वॉलेटिलिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो दोनों बराबर ही देखने को मिलेगी, और रिटर्न जो है थोड़ा सा बेटर है इसके कैटेगरी से। स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात करें वो भी आप देख पा रहे हैं कि आसपास ही है, 15.1 है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, लेकिन कैटेगरी देखा जाए 15.43 है, थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब मान सकते हैं रिस्क, माइनर रिस्क कैटेगरी थोड़ा सा ज्यादा लेता है, और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम लेता है, और कैटेगरी बिटवीन 1% से ज्यादा दे रहा है। तो देखा जाए मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल बताऊं ना, रिस्क बराबर दोनों ले रहे हैं कैटेगरी, और रिटर्न भी लगभग बराबर ही दे रहे हैं, वो 19-20 का फर्क है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं दूंगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं इसको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, एक अच्छा फीडबैक। मतलब आप मान सकते हैं इसको एवरेज फंड मान सकते हैं अभी के मामले में। आगे नीचे देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सेक्टर एलोकेशन क्या है, उसी के बेसिस में आपको ओवरऑल कंक्लूजन बता पाऊंगा।
गाइज अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है। बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियाँ से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं। और ये बुक में मैं आपको 100 टिप्स डिटेल में बता रखा है। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के फॉर्मूला में कन्फ्यूजन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, CAGR है, XIRR है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, स्टैंडर्ड डिविएशंस है, अल्फा बीटा, ऐसे कई सारे आपको कन्फ्यूजन करता है। तो डेफिनेटली आप एक और बुक मेरा चेक कर सकते हो। बुक का नाम है इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली फॉर्मूलाज को थोड़ा इजी वे में बता रखा है विद एग्जांपल्स, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो दोनों बुक है मैंने इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज है। देखिए माइनर बेटर रिटर्न देन कैटेगरी यहाँ पे लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी भी आप एवरेज मान सकते हैं, माइनर लोअर रिस्क देन कैटेगरी। तो कैटेगरी से माइनर रिस्क कम लेता है और माइनर रिटर्न थोड़ा ज्यादा आपको देता है कैटेगरी से। तो यहाँ पे इसको बराबर ही मान सकते हैं, एवरेज ही मान सकते हैं। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया, आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम करना चाहते हैं, 100 रुपए से कर सकते हैं। देखिए ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक मिनिमम चार्ज जो है 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार दिया। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो यहाँ पे एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बता दूं, तो आपका अगर एम साइज कम हो ना, तो उससे पता लगता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है। अगर एम साइज आपका ज्यादा है ना, वहां पे क्या होता है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो एकदम मैं आपको बताऊं ठीक ठाक सा एम साइज है, क्योंकि देखिए ज्यादा होने में मैनेजमेंट में दिक्कत है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए मैनेजमेंट में कोई ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा देखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एकदम बढ़िया एम साइज है। इसका अगर देखा जाए 12 साल 12.7 ईयर्स के हिसाब से 36,353 करोड़ रुपीस का एम साइज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो का देखिए क्या होता है। देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं और आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको एक रिटर्न दिलवाते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो होता है। आप इनको कुछ एक क्या कहते हैं मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट फीस जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं ये अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना था, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका पैसा 1 करोड़ तक चले जाता है, अगर आपका 1% भी एक्सपेंस रेशियो तो आप 1 लाख रुपए एज एन एक्सपेंस रेशियो की तरह पेमेंट कर रहे हैं, मतलब एज एन मैनेजमेंट फीस। तो ये अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो 0.71% है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए अगर मान लीजिए 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स टाइप में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे मेन बात पे आते हैं, वो है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, मिड कैप में इनका 7% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 80.36% तक एलोकेशन है, और लार्ज कैप में देखा जाए तो 3.73% तक एलोकेशन है, और अदर्स में देखा जाए 8.9% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे देखा जाए, देखिए जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बोल रखा है, कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो वहां पे आपका मिनिमम 65% तक का स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए उन्होंने वो फॉलो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एलोकेशन कर रखा है, जो कि 80.7336% है, और लार्ज कैप में कम एलोकेशन कर रखा है। बल्कि यहाँ पे ये स्मॉल कैप में थोड़ा कम करके 10% कम करके अपना लार्ज कैप में कर सकते थे, जिससे कि रिस्क यहाँ पे कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो किया नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा इसलिए रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं जो कैटेगरी के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा, मार्केट कैपिटल के मामले में थोड़ा सा स्मॉल कैप का एलोकेशन कम हो सकता था।
अब यहाँ पे टॉप 5 सेक्टरल फंड सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने 5 सेक्टर जो कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ज्यादा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में 25.91% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 19.99% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.36% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 13.85% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 12.42% का एलोकेशन है। तो अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, एक है चिराग सितलवाड़, इनका एक्सपीरियंस है 18.42 इयर्स का, और दूसरा आपका ध्रुव मुच्छल, इनका एक्सपीरियंस है 2.19 इयर्स का। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा कि देखिए जो एक फंड मैनेजर आपके चिराग सितलवाड़ है, इनका आप पास्ट रिटर्न जान सकते हैं, पास्ट में इनकी स्ट्रेटेजी जान सकते हैं, कैसे इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखा है। तो इससे क्या है कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब इनके बारे में आप रिसर्च करेंगे। इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है तो फ्यूचर में भी एक हाई पॉसिबल चांस है कि ये एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं, और इनकी स्ट्रेटेजी भी आप जान पाएंगे कि कैसी स्ट्रेटेजी ये फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करते हैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल रखी है, जो कि थोड़ा कम है। रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे जो है ना रिस्क जो है बराबर कैटेगरी के दे रहा है, रिटर्न भी लगभग बराबर ही दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रिटर्न देता तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक बन सकता था। ये पहला इसमें खराबी है कि रिस्क बराबर ले रहा है और रिटर्न भी बराबर दे रहा है। तो इससे अच्छा तो आप बोले कैटेगरी के बेंचमार्क को बीट ज्यादा कर नहीं पा रहा है, बेंचमार्क के बराबर ही लगभग दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्जिन से बीट कर रखा है, लेकिन वो एक नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक और चीज है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, वो है आपका मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल की बात करें तो स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन 80.36% तक है, जो कि रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता था, और लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन कर सकते थे, जो कि इन्होंने किया नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत ज्यादा बना रहता है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बताऊं ना, तो ओवरऑल की बात करूं तो अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई से भी हाई है, मतलब बहुत ज्यादा हाई है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेकार का पैसा है, बेकार का पैसा मतलब अगर आपको मान लीजिए इमरजेंसी टाइम में आपको कैश की जरूरत नहीं है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप टाइम फ्रेम तो आपका ज्यादा रहेगा ही रहेगा, और दूसरा चीज आपका पोर्टफोलियो का मिनिमम 5 या 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। जब आपका मार्केट है, स्टॉक मार्केट जब आपका ऊपर जाएगा तो ये बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा, जब आपका नीचे जाएगा तो बड़ी तेजी से नीचे जाएगा। तो वहां पे आपको अच्छे टाइम के अगर आप देखेंगे तो बुरा टाइम में भी बहुत नीचे जाएगा, अच्छे टाइम में बहुत ऊपर जाता है तो नीचे जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने बस आपको बता दिया, जो मैंने पूरा डिटेल आपको रिव्यू करके और उस बेसिस पे ही मैंने आपको बताया। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपको खुद का डिटेल रिसर्च होके होना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं चल लाता रहता हूँ। थैंक यू।